नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो 2 सालों से चल रही है। 90,463 शिक्षकों की बहाली होनी है और जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उसके अनुसार कि 10 जनवरी तक फाइनल मेधा सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन काउंसलिंग में समय लगेगा। इसके अलावा जो शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग वेतनमान एवं सेवा शर्त से संबंधित है, उस पर क्या अपडेट है, उसमें क्या आगे बढ़ा है, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम जी। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आखिर ये जो प्रक्रिया है बहाली की, वो अभी इतना दिन तक क्यों लटकी हुई है? आज भी दिया हुआ पेपर में ही काउंसलिंग में समय लगेगा। देखिए, ये जो पूरी बहाली की प्रक्रिया है, इसमें निश्चय ही लेट लगना ही लगना है, क्योंकि जो शिक्षकों का जो कैडर बना के रखा है इन्होंने, पंचायतवार, प्रखंडवार, नगर निगम, जिला परिषद, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में जो बांट के रखा है, इस वजह से ये प्रक्रिया में हमेशा हमारे भी टाइम में 2 साल तक चली थी प्रक्रिया। 2012 में हमने अप्लाई किया, 13 से शुरू हुई वैकेंसी, मतलब नियुक्ति होना, और 14 के अंत तक बहाली होती रही थी। तो ये प्रक्रिया ही बहुत जटिल है, क्योंकि नियोजन इकाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और विभिन्न नियोजन इकाइयों की सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या होती है। अब हर पंचायत आपके शेड्यूल को फॉलो कर पाए, ऐसा संभव ही नहीं हो पाता है। कुछ तो जानबूझ के कोताही बरतते हैं, कहीं कहीं पे विभागीय लापरवाही भी होती है कि वो लिस्ट तैयार करके भेजते हैं, स्वीकृति नहीं मिली, कहीं कहीं स्वीकृति में कुछ गड़बड़ होता है तो फिर से उसको ठीक करने दिया जाता है। और सबको चेक करना, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, या पिछले बार भी हम लोग देख रहे हैं कि फोल्डर नहीं मिल रहा है, फर्जी की बात हो रही है, तो इस बार शायद इन्होंने ऐसा किया है कि पहले हम सर्टिफिकेट का चेक करेंगे। तो चेक करने में भी तो समय लगता है। अब ये उसका सत्यापन कराएंगे, क्या कराएंगे, अभी तक तो कराया नहीं, लेकिन क्या कराएंगे, तो इन सब प्रक्रिया में देर लगता है। इन्हें करना ही ये चाहिए था कि ये नियोजन इकाइयों के अनुसार रिक्ति मंगाने से बेहतर था सेंट्रलाइज आप रिक्ति निकालते, उसी हिसाब से नियोजन इकाइयों में रैंक के हिसाब से काउंसलिंग करके आप भेज देते, चॉइस 3-3 चॉइस देते, जहां मिलता उसको रैंक के हिसाब से कर देते। जैसे कि आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, जो भी बड़े बड़े संस्थानों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उस हिसाब से ही आप काउंसलिंग करा देते। तो नियोजन इकाइयों का जो जटिल प्रक्रिया है, उसके कारण से ये लेट हो रहा है और होगा भी, आगे भी लेट होगा। सर, नियोजन जो इकाई की आप बात कर रहे हैं, तो विजिलेंस को जांच दिया गया है। जो शिक्षक जो भर्ती हुई थी 2006 से 2015 तक, और लगभग 1 लाख फोल्डर गायब है। विजिलेंस मांग कर रहा है, नहीं दिए लोग, केस भी हुआ उन लोगों पर नियोजन केंद्र पे। फिर से अब नया नियम निकाला गया है कि बहुत जल्द जो है वो 53,000 शिक्षकों को भेजा जाएगा कि वो अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। नहीं करेंगे तो वो उसके लिए खुद दोषी होंगे, यानी कार्रवाई उन पर भी हो सकती है। तो नियोजन केंद्र का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो शिक्षा का किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और लेट लतीफी का कारण है? बिल्कुल। देखिए, गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन की एक जो सोच है कि ग्राम स्वराज आए, वो सैद्धांतिक तौर पे तो बहुत सही है, लेकिन जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं। और बिहार का जो तंत्र है, खास करके पंचायती राज जो संस्थान है, उस तरह से विकसित नहीं है, उस तरीके से जागरूक नहीं है कि वो आपके केंद्रीय निर्देशों का उचित तरीके से पालन करा पाए। अभी जो ये फोल्डर्स गायब हुए हैं, क्यों हुए? क्योंकि या तो पंचायत सचिव बदल गए या मुखिया बदल गए, जो था उस वक्त उसी के पास वो फाइल फोल्डर रह गया, सामने वाले को हैंड ओवर ही नहीं किया गया, तो गायब है। आज सरकार कह रही है कि पहले तो 1 लाख के लगभग कहा जा रहा था, अब है कि 53,000। तो 53,000 का जो फाइल फोल्डर है, वो अब कह रहे शिक्षक स्वयं दे। तो शिक्षक अपना सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं, लेकिन जो उसमें मेधा सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, जो रोस्टर है, वो तो शिक्षकों के पास नहीं है, वो तो नियोजन इकाई ही दे सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो शिक्षक बहाल हुए, उनकी बहाली सही तरीके से हुई थी या नहीं थी? मेधा सूची में जो अंक प्रदर्शित था वही वास्तविक में है या नहीं है, या फिर रोस्टर के अनुसार बहाली हुई या नहीं हुई? ये तो जांच भी अगर इस तरीके से होती है, शिक्षकों से ही आप मांग लेते सर्टिफिकेट, ये 5 साल पहले ही कर लेना था। नियोजन इकाइयों का बेकार उलझा कर रखे हुए थे। और ये जो जांच होगी सिर्फ शिक्षकों का सर्टिफिकेट चेक करना, ये आधी अधूरी जांच होगी, जिसमें ना कि मेधा सूची की जांच होगी, ना रोस्टर की जांच होगी। तो इसमें फिर देखिए क्या होगा कि जिन्होंने असल में भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे 5वीं का किया हो या 10वीं का किया हो, तो नियोजन इकाई थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों पर ही कार्रवाई आप एफआईआर कर देते हैं। जिस नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार हुआ या फर्जी पकड़े गए, उस वक्त के जो बीडीओ थे, उनका वेतन क्यों नहीं बंद होता है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि वो जवाबदेह थे, उनकी जिम्मेदारी थी? पंचायत सचिव पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है?
तो ये आधा अधूरा जांच करके लीपापोती किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि निगरानी जांच में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और अब इस मामले में किरकिरी होती देख सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, इसलिए शिक्षकों से डायरेक्ट फोल्डर मंगा रही है, और लीपापोती ही होगा, जांच नहीं हो पाएगी सही से। क्या आपको लगता है कभी सेंट्रलाइज एग्जाम हो पाएगा कि नहीं बिहार में? या नियोजन निकाय तो जिस तरह बता रहे हैं आप, और जैसी अभी स्थिति है, ये तो भ्रष्टाचार और लेट लतीफी इसमें है कि जो बहाल हो गए हैं उसके अब कागज ही नहीं है। अब टीचर को केवल कागज अपना दिखाना है, लेकिन आपने सही बात कहा कि मेरिट लिस्ट ये सब जो है वो नहीं है। तो क्या लगता है कि आपको ये भंग कर देना चाहिए क्या ये व्यवस्था? बहुत समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। जो हम लोग समान काम समान वेतन एक हाईलाइट हो जाता है, कुछ मांगे उसकी आड़ में छिप जाती हैं, उसमें से एक सबसे प्रमुख मांग है कि ये जो नियोजन इकाइयां हैं इनको भंग कीजिए। हम लोग स्वयं त्रस्त हैं इस नियोजन इकाई के फेर से। अब ये सोचिए कि अगर मुझे स्वास्थ्य अवकाश चाहिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अवकाश है, मेडिकल लीव चाहिए, तो मेडिकल लीव के लिए क्या है नियम प्रावधान कि आप अपने नियोजन इकाई से स्वीकृति लीजिए। नियोजन इकाई के अब सचिव जो है वो दौड़ाएंगे आपको 4 दिन, फिर वहां से स्वीकृति लेकर के आप फिर अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइए, फिर वो कहेंगे कि भाई उनका भी एक लेकर के आओ, आपके जो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष उनसे, तो उलझ जाता है। एक शिक्षक जिसको कि सीधे शिक्षा विभाग से कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको 5 अलग विभाग कंट्रोल करते हैं। उसको आपको पंचायती राज विभाग कंट्रोल करता है, उसके बाद जो प्रशासनिक विभाग है वो भी कंट्रोल करता है। तो वो बेचारा उलझ जाता है और वो सही ढंग से अपने कार्य का पालन नहीं कर पाता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। तो नियोजन इकाई भंग होना एक हमारी मूलभूत मांग है, और इसी से ट्रांसफर में भी दिक्कत होती है। अगर एक जिलावार नियोजन इकाई जैसे पहले होता था जिला कैडर, तो उसमें क्या होता था एक जिला के अंदर कोई भी कहीं भी अपना आराम से ट्रांसफर, लेकिन अभी क्या है पंचायतवार नियोजन इकाई है, और जो ट्रांसफर का भी मसला उठ रहा है उसमें भी होगा कि उस नियोजन इकाई में सीट खाली होगा तभी कोई जा पाएगा। ये बहुत जटिल समस्या है, और इस जटिल समस्या का एक सरल उपाय है नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया जाए। आपको आश्चर्य होगा कि सत्ताधारी दल के कई शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी ने भी यह सुझाव सरकार को दिया है कि आप नियोजन इकाइयों को भंग कर दी, क्योंकि अथाह भ्रष्टाचार है, लूट है पैसे की, और लूट के साथ साथ क्या है कि शिक्षकों को परेशानी ही परेशानी है। तो ये नियोजन इकाइयां भंग हो जाएंगी तो मतलब नियोजन से लेकर के कर्तव्य पालन सब चीज़ बहुत सरल हो जाएगा। एक और चीज़ है, जैसे अक्टूबर में शायद से सरकार जो है वेतनमान को लेकर अपना एक समिति बनाती है, और सरकार ये आनंद फानन में दावा भी कर देती है इलेक्शन से पहले कि अब वेतनमान इन लोग का मान लिया जाएगा, और धीरे धीरे समिति जो है आप लोग की ज़रूरतों का जो है वो आपसे बात करेगी और उसकी अनुशंसा सरकार के पास करेगी। कितना प्रोग्रेस हुआ उसमें? इसमें देखिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इसमें प्रोग्रेस के बदले आप डिमोशन समझिए। 2015 से ही हम लोगों को लगातार छला जा रहा है। जनता भी सोचती है कि शिक्षक बार बार आंदोलन क्यों करते रहते हैं। मंत्री जी भी 2-3 दिन पहले भाषण देते, लोग हमेशा आंदोलन ही करते रहते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? मूल कारण आप क्यों नहीं बताते हैं? मूल कारण ये है कि 2015 के हड़ताल के बाद ही हमें ठगा जाने लगा। कहा गया कि एक समिति बना रहे हैं, वो रिपोर्ट देगी, सेवा सर देगी, वेतनमान देगी। इन्होंने नहीं दिया, आधा अधूरा चाइनीज वेतनमान दे दिया। एक समझिए कि बैंक पीओ को आपने बैंक के चपरासी का वेतनमान दे दिया है, तो उसको तो असंतोष होगा ही होगा। जब तक उस असंतोष को आप दूर नहीं करेंगे वो बरकरार रहेगा। लगातार हम लोग कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क पर आंदोलन करते रहते हैं, और बदले हुए क्या मिलता है? कमेटी, आश्वासन। उसके बाद फिर वो कमेटी क्या करती है? बिना किसी की बात सुने हुए, सेवा सद कमेटी बनी, कहा गया कि सभी संगठनों की बात सुनी जाएगी, उनको समाहित किया जाएगा। कोई बात नहीं सुना, हमसे बस 2 मिनट का टाइम दिया कि आप अपना मांग पत्र दे दीजिए। उस पर क्या डिस्कशन होगा या क्या उचित अनुचित, कोई डिस्कशन नहीं, बना दिया। अब उसमें बहुत सारी त्रुटियां सेवा शर्त में, ठीक वैसे ही वेतनमान को लेकर के कर दिया कि इतना % बढ़ा देंगे। ऑन ग्राउंड देखिए तो हमारा 1 पैसा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि पहले तो 12% हमारा पीएफ में कट गया, 15% बढ़ा, तो मिला जुला करके 1.8% की वृद्धि हुई हमारे वेतन में, जो हमारे हाथ में अभी तक 1.8% की। ये जो हमने हड़ताल किया 3 महीने 4 महीने, उस वक्त हमारे हाथ में, वो भी 1 अप्रैल से मिलेगा, अभी मिला नहीं है, जो मिलेगा अभी तो लॉस में हम लोग 1800 वेतन से पीएफ को काटा जा रहा है हम लोग को। तो 15% बढ़ेगा, उसमें से पहले ही 12% आप काट रहे हैं, तो मिलेगा मूल आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.8% की वृद्धि है। ये तो ठगना हुआ ना कि आपने दुनिया में हल्ला कर दिया कि 30% वेतन बढ़ा रहे हैं, और हमारे हाथ में क्या आ रहा है? 1.8% की वृद्धि। 1.8 मतलब कहिए कि 300 से 400 रुपये की वृद्धि। तो आप हमें ठगते हैं, जनता के बीच में जाके झूठ बोलते हैं, जनता भी नहीं समझ पाती है, तो इसका आप जनता को हमारे प्रति भड़काते हैं। लेकिन हमने भी ठाना है, जैसे हमने चुनाव में किया,
हम लोग आगे भी करेंगे, हम आपकी सच्चाई को जनता के बीच ले जाएंगे, बताएंगे। और हम लोग तो इस बार प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन होगा। अगर बिहार सरकार इसी तरह से ठगती रही, असंतोष बरकरार है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ट्रांसफर के मुद्दे पर हमें ठगा जा रहा है, सेवा सद के मुद्दे पे, वेतनमान को लेकर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बड़ा आक्रोश हो रहा है। और आपको देखने को मिलेगा कि किसानों के जैसा आंदोलन, जो कि लगातार 50 दिन धरना दे करके पूरा जाम करके बैठे हुए हैं, वैसा आंदोलन बिहार में भी हो सकता है। और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक ही आंदोलन जाएगी, क्योंकि शिक्षकों के सम्मान के साथ आप लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के हमारे ही बारे में दुष्प्रचार करते हैं इनके मंत्रीगण। तो आक्रोश बहुत ज्यादा है और इस आक्रोश में जो झुलसी है सरकार, बच गई है, झुलस करके भी बच गई, लेकिन इस बार अगर आक्रोश उठेगा तो सरकार मटिया मिट हो जाएगी। शिक्षकों और छात्रों दोनों के बीच में असंतोष, तो जो अभी अभ्यर्थी है उनकी भी बहाली नहीं कर रहे हैं, आप उनको टरका रहे हैं। 1.5 साल से बेचारे भटक रहे हैं, कभी कोर्ट में उलझा देते हैं, तो कभी ये आदेश, कभी वो मेरिट लिस्ट। आज का अखबार भी आप सब पढ़ लीजिए, अभी लगेगा समय। तो 3.5 लाख शिक्षक पहले से हैं, 1 लाख आने वाले हैं। सब कोई मिल करके 5 लाख की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। किसान आंदोलन के जैसा ही पटना का घेराव होगा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक भी घेराव होगा, लाल किला पे भी हम प्रदर्शन करेंगे। और ये सरकार को चेतावनी है, सरकार बहुत ही अल्पमत में है, डामाडोल सरकार है। तो अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो इनको निकट भविष्य में भी, बहुत दूर नहीं, निकट भविष्य में ही जिस तरीके से लोग अत्याचार कर रहे हैं, अभ्यर्थियों पर लाठी बरसा रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, सरकार भी गिर सकती है इनकी। एक और प्रश्न मेरा है कि कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे किसी कोर्स में एडमिशन का हो, उसका फी हो 100 रुपया और उसका फी जमा करने का जो चार्ज लगे वो 82% लगे उसका। डीएलएड में ऐसा हो रहा है, 100 रुपया फी रखा गया है और जब आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे या फिर यूपीआई से करेंगे तो उसमें 182 रुपया लग रहा है। ये बिल्कुल ठगने की बात है, ठगा जा रहा है अभ्यर्थियों को, छात्रों को सरकार ठग रही है। होना तो ये चाहिए कि निःशुल्क, अरे ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या खर्च होता है, सरकार के पास तो सारा डेटा जा रहा है, आपका कुछ नहीं है, आपके पास स्टाफ है, बस आपको रिकॉर्ड निकाल के मेरिट लिस्ट निकालना है, उसके बदले में आप 100 रुपये भी फीस रखें। चलिए 100 रुपये भी रख दिए तो ठीक था, लेकिन ये 82 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पे आप टैक्स ले रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाना हुआ ना। आप कहते हैं 100 रुपया लेते हैं, 182 रुपया, क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले? कोई सर्विस नहीं। अरे 3000 4000 एक कॉलेज में फॉर्म अप्लाई होता है, एडमिशन कितने का होता है? 50 सीट है, कहीं 75 सीट है, कहीं 100 सीट है। तो बाकी जो 2900 का आप फीस ले रहे हैं वो तो आपके जेब में जा रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है ये नहीं बताती है। उससे पहले डीएलएड के फॉर्म में जब परीक्षा होने की बात थी, 800 रुपए, 960 रुपए जनरल और SC/ST को 760 रुपए और 2.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। वो पैसा कहाँ गया? उसको लौटाने की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, परीक्षा भी नहीं हुई और लौटाने की भी बात खाली सूचना निकलती है कि लौटाया जाएगा, कोई प्रक्रिया अभी तक पता नहीं है। कैंसिल हुए मतलब 10 महीने से चल रहा तक होगा नहीं हुआ। तो छात्रों को भी बेवकूफ़ बना रही है, शिक्षकों को तो ठगा ही जा रहा है। तो पूरी तरह से आप देखें तो प्राइमरी से लेकर PhD तक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चौपट किया जा रहा है और इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक, सब ठगे जा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है शिक्षा विभाग में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है ये बंदर बांट का और लूट का? देखिए, शिक्षा विभाग में बंदर बांट या लूट से बड़ी बात है यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनको विभागीय समझ या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दूसरे विभाग से मतलब आमतौर पर प्रशासनिक DM या सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक से आते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था समझते समझते साल 2 साल बीत जाता है। इस बीच में वो ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं जिनको सुधार सकते ही नहीं, वो सुधार ही नहीं पाते हैं। अब जैसे कि नियोजन निकाय की बात करें, तब नियोजन निकाय बना दिया गया, उसमें इतना भ्रष्टाचार है लेकिन ये लोग चाह करके भी उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही बहाली प्रक्रिया भी क्यों फंसी? क्योंकि ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे ऐसे नियम बताए। पहले कहा कि NIA उसको नहीं लेंगे, हाईकोर्ट में हार गए। फिर कहा कि DLED को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, फिर बीच में लोगों ने प्रदर्शन किया, कहा कि DLED को प्राथमिकता दें, फिर उस पर केस हो गया। तो ये भ्रष्टाचार तो है ही और बहुत जमीनी स्तर पे है और बंदर बांट भी है ही, लेकिन उच्च पदस्थ पदाधिकारियों की जो नासमझी है या कह लीजिए विभागीय मुद्दों पर अज्ञानता है, उस कारण से भ्रष्टाचार भी है और लेट लतीफ़ी भी है और छात्रों, शिक्षकों सब का जो आज एक माहौल बन गया है कि शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी का ये कारण है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी का ये कारण है। और आपको हम बता दें कि इन्हीं सब कारणों से अमित विक्रम जी ने बताया कि आखिर कितना जो है कंफ्यूज्ड है शिक्षा विभाग और ऐसे ऐसे केंद्र बनाए गए, नियोजन केंद्र या फिर
वादे किए गए या ऐसे ऐसी शर्तें रखी गई जिसको लेकर जो है कभी शिक्षक कोर्ट में गए, सड़कों पे आए, तो कभी छात्र जो है कोर्ट में गए, सड़कों पे आए। कुल मिलाकर जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और खासकर शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, वो काफ़ी इस पर विचार करने की ज़रूरत है और आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत थी है। और आपको बता दें कि डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने सोचा है ग्राम स्वराज्य का जो संकल्पना है वो मजबूत होगा, लेकिन उसके परिणाम जो हैं वो काफ़ी विपरीत आ रहे हैं, खतरनाक आ रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले आ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए ताकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर लौट सके और जो बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है उस पर रोक लग सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।